In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें एडजस्टमेंट्स भी देखी जाएँ। इसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स भी कह सकते हैं, इसे आप फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स भी कह सकते हैं। और हमने सारी एडजस्टमेंट्स की बेसिक्स सीख ली हुई हैं। और इससे पहले हमने एक ब्रीफ सा क्वेश्चन जो है उसकी मदद से हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई थी, उसको सॉल्व किया था। आज के लेसन के अंदर हमने इंतहाई इंपॉर्टेंट 7 एडजस्टमेंट्स लिए हैं और उसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे जाएंगे। तो आज का लेक्चर एक बहुत अहम लेक्चर होने जा रहा है। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स से कहूँगा कि इस लेक्चर को आपने मिस नहीं करना, इसको एंड तक आपने समझना है और तमाम एडजस्टमेंट्स को अच्छे तरीके से समझ लेना। जो हमने एडजस्टमेंट पहले सीखी थी उसके इफेक्ट्स आज हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट्स या कोई भी आप सब्जेक्ट देख लें, उसमें सबसे बुनियादी चीज़ क्या होती है कि क्वेश्चन को पढ़ना और पढ़ के समझना। आधा आपका काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे किस चीज़ ने क्या कहाँ पे दर्ज होना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास मिस्टर आरिफ की बुक्स दी गई हैं, इसके ट्रायल बैलेंस के ये फिगर्स हैं। इसमें कैपिटल है, हम थोड़ा सा हिंट अपने लिए लिखते जाते हैं कि कैपिटल जो है ये कहाँ लिखा जाएगा, लाइबिलिटी साइड पर। ड्राइंग्स भी इसी लाइबिलिटी साइड पर। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स बनेंगे हमारे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फिक्स्ड एसेट बनेगी। परचेजेस को कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। रिटर्न आउटवर्ड, बाहर की जानिब रिटर्न हो रही है, तो हमने पढ़ा था कि रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को कहते होते हैं। तो इसने भी ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस से माइनस हो जाना है। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ऑफिस का खर्चा जितना भी होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में, ये इनडायरेक्ट होता है। ऑफिस का फर्नीचर ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डिस्काउंट के साथ डेबिट लिखा हुआ है, अगर डेबिट आ जाए तो ये खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड है, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। अगर डिस्काउंट के साथ क्रेडिट लिखा होता है तो फिर वो रेवेन्यू होता है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये भी डेटर्स हमारे जो हैं ये क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। लोन टू, ये टू इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर लोन फ्रॉम होता, लोन फ्रॉम वसीम होता तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी होनी थी। लोन टू वसीम है तो इसका मतलब हमने वसीम को लोन दिया हुआ है और इस पर 10% यहाँ पर बताया हुआ है कि इस पर इंटरेस्ट भी लगता है। अगर रेट यहाँ पर गिवन हो जाए क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से लोन वगैरह, तो वो भी एक किस्म की एडजस्टमेंट होती है, बेशक नीचे कहीं भी जिक्र ना हो उसका। तो ये भी हमने ध्यान में रखना है कि 10% हमने इस पर लोन पे इंटरेस्ट भी इससे लेना है। कैश एट बैंक हमारा करंट एसेट है। बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी है। सेल्स जो होती हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आती होती हैं। स्टॉक 1/4 यानी यकम का बताया गया 1/4 का, हम लोग अज्यूम करें कि ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट 1/4 से शुरू हो रही है, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा। क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। गैस एंड फ्यूल, गैस फ्यूल जो यूज़ होते हैं ये प्रोडक्शन पे यूज़ होते हैं। प्रोडक्शन पे यूज़ होने वाले या फैक्ट्री पे होने वाले जो अखराजात होते हैं वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ऑफिस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फ्रेट, अगर ना बताया गया कि फ्रेट इनवर्ड है या आउटवर्ड है तो उसे हम फ्रेट इनवर्ड ही समझते होते हैं और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग में जाएगा। लूज टूल्स हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री पे खर्चा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारी ओल्ड प्रोविजन है, ये हम देखेंगे बैड डेट्स की ट्रीटमेंट के अंदर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टू वसीम, हाँ जी, लोन जो वसीम को हमने दे रखा था उस पर इंटरेस्ट कुछ मिल भी गया हुआ है और वो कितना मिला हुआ है, 1100 मिला हुआ है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% है। तो हम 44,000 का अगर 10% लें तो इसका तो इंटरेस्ट बनता है 4,400, लेकिन मिला कितना है, 1,100। इसका मतलब है 3,300 अभी तक उससे हमें मिलना है। ये एक एडजस्टमेंट है। तो इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर हम इसको रेवेन्यू भी बनाएंगे और अपना एसेट भी बनाएंगे। कैश इन हैंड ये हमारा करंट एसेट है, ठीक है जी। अब हमने अपने ट्रायल बैलेंस के सारे फिगर्स को देख लिया क्योंकि इनका एक एक ही इफेक्ट होता है, इन्होंने कहाँ कहाँ जाना है वो हमने अपने पास चेक कर लिया। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को हमने कई बार पढ़ चुके हैं कि इसको एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे, दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, बैलेंस शीट में इसको करंट एसेट बनाना है। तो इसका इधर यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो एडजस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझें फिर इसको हम अप्लाई करेंगे। अ न्यू मशीन वाज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग 15,400, एक नई मशीन ख़रीदी गई थी 15,400 रुपये की, बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, लेकिन वो हमने बुक्स में दर्ज करना भूल गए थे। एज़ नो पेमेंट वाज मेड फॉर इट, क्योंकि अभी तक इसके लिए हमने किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं कर रखी थी। तो ये कम्प्लीटली ओमिशन है। इसका मतलब है कि जो प्लांट एंड मशीनरी की फ़िगर हमें यहाँ दी गई है 99,000, उसमें 15,400 नहीं है।
तो हमने 15,400 इस प्लांट एंड मशीनरी में एडजस्ट करना है। इसके साथ हमने नंबर 2 लिख लिया कि हमारी सेकंड एडजस्टमेंट इसके अंदर आनी है, ठीक है जी। लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, आगे कह रहा है कि वेजेस जो हैं 1100 की पेड फॉर इरेक्शन वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ये अहम है, हमने जो इरेक्शन के लिए उसको पैसे दिए वो हमने कहाँ लिख दिया है, वेजेस को डेबिट कर दिया। आप याद करें डेप्रिसिएशन का चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि मशीनरी को ख़रीद कर ला के उसे वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने भी उस पर जो अखराजात होते हैं वो किसका हिस्सा बनते होते हैं, वो हमारे एसेट का हिस्सा बनते होते हैं। तो ये वेजेस को डेबिट नहीं करने थे, ये हमने प्लांट एंड मशीनरी को ही डेबिट करना था 1100 को। इसको गलती से क्या किया हमने, वेजेस को डेबिट कर दिया। तो इसको भी ठीक करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसको वेजेस के अंदर भी इसने आना है, यानी जो दूसरी एडजस्टमेंट है ये वेजेस को भी इफ़ेक्ट करेगी कि वेजेस के अंदर ये जो 35,200 है इसमें ये 1,100 भी शामिल है, इसको हमने यहाँ से निकालना है। फिर कह रहे हैं डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 33.1/3%, फर्नीचर 10% फ्री और प्रॉपर्टी 5%। तो ये हमारे जो प्लांट एंड मशीनरी पे तीसरी एडजस्टमेंट भी लगनी है, फ्री और प्रॉपर्टी पे भी तीसरी लगनी है, इसके अलावा फर्नीचर पे भी हमारी तीसरी लगनी है। सॉरी, ऑफिस फर्नीचर को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बना दिया, ये हमारा फिक्स्ड एसेट है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है लूज टूल्स वर वैल्यूड एट 1760 ऑन 31/3/98। लूज टूल्स हमारे पास एंड पे इतने रह गए। ये लूज टूल्स से रिलेटेड हमारी जो एडजस्टमेंट है, लूज टूल्स यहाँ पे हमारे गिवन थे, ये आ गए लूज टूल्स। इस पे एडजस्टमेंट नंबर 4 हमने इस पे देखना है कि कितने, पहले 2,200 के थे, अब 1,760 के रह गए, तो बाकी डेप्रिशिएट हो गए। तो ये डेप्रिसिएशन ऐसे भी आ सकती है। इसके बाद बताया गया कि डेटर्स जो हैं 660 के वो बैड एंड डेटर में से मज़ीद जो हैं वो फर्दर बैड डेट्स हमें ये दे दिए गए 660 हैं एंड शुड बी रिटर्न ऑफ, इन्हें निकाल दिया जाए। ये फर्दर बैड डेट्स दे दिए गए हैं, तो ये भी हमारे बैड डेटर्स के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे। डेटर्स यहाँ पे हमें गिवन थे, यहाँ पे डेटर ये आ गए जी, तो इसका ताल्लुक यहाँ पे होगा एडजस्टमेंट नंबर 5 का। इस तरह न्यू प्रोविजन 5% बताई जा रही है, तो ये भी इसी पे ही आएगी, डेटर्स पे प्रोविजन हमने लेनी है। उसके बाद मैनेजर की कमीशन बताएगी, ये 10% है नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये हमने सीखा था कि अगर मैनेजर की कमीशन जो है वो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की बात हो, तो हमने टोटल सारा काम करने के बाद जो नेट प्रॉफिट हमारा आएगा उसका हमने 10/110 करके मैनेजर की कमीशन निकाल लेनी है। फिर वो एक दफ़ा हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाना है और दूसरी दफ़ा अपनी करंट लाइबिलिटी बनानी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि किस आइटम ने कहाँ पे आना है, किसके कहाँ पे इफेक्ट्स होने हैं। अब हम इसको क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये परफॉर्मा बना हुआ है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। अब हम इनको इसके अंदर पुट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं क्योंकि ये पूरे साल के लिए होता है, और बैलेंस शीट में हम लोग एज ऑन लिखते हैं क्योंकि ये आखिरी तारीख के लिए है, ठीक है जी। अब हम लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने पढ़ा हुआ है कि टोटल 5 किस्म के आइटम्स होते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, नेट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर होते हैं, और सेल्स नेट जो है और क्लोजिंग स्टॉक इधर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये दिया गया जी 38,500। इसके बाद परचेजेस में मुझे परचेज रिटर्न भी याद है कि ये दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं। परचेजेस 1,10,000 और इसमें से लेस कर देंगे जितने रिटर्न हैं 1,100, इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हम साथ साथ कैलकुलेशन इसकी करते हैं। 1,10,000 इसमें से माइनस कर दिया 1,100, तो बाकी रह गया 1,08,900, ठीक है जी। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे। यहाँ देखें ट्रेडिंग अकाउंट टी वाले जो हैं वो हमने मार्क कर लिए थे। ये सेल्स हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, इस साइड पर आती हैं सेल्स। रिटर्न को नहीं दी हुई थी इसलिए इसी को ही लिखेंगे 2,31,440। फिर ये स्टॉक हो चुका है, वेजेस दी गई हैं और इसके साथ मैंने नंबर 2 भी लिखा हुआ है ताकि याद रहे कि इसके साथ एडजस्टमेंट सेकंड ने आना है। तो यहाँ डेबिट साइड पे हम लिखेंगे वेजेस और इसकी अमाउंट है 35,200। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या था, ये मार्क किया हुआ है हमने रेड से कि वेजेस जो उसकी इरेक्शन के लिए दी थी वो हमने वेजेस अकाउंट में चार्ज करनी, गलती से इसमें ऐड हुई हैं वो अब हमने निकाल देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे रॉन्गली चार्ज। एक 1,100, तो बाकी हमारे पास रह जाएंगी 34,100। अब इसके बाद वेजेस वाला हो गया टी, ये आ गया जी गैस एंड फ्यूल
गैस एंड फ्यूल 2970। फिर उसके बाद टी वाला देखें ये फ्रेट आ गया 9900। फिर उसके बाद देखें जी ये फैक्ट्री लाइटिंग है 1100। ठीक है जी। उसके बाद टी वाली और कोई चीज़ नहीं है, तो हमारे पास ये क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आप यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी अमाउंट है 72,600। अब हम यहाँ से अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है, इसको जमा करते हैं। 231,440 इसमें प्लस किए 72,600, तो ये बन गया हमारे पास 3,04,040। अब इधर भी यही आ जाएगा 304,040, और इसमें से अब हम ये सारे माइनस कर देते हैं। -38,500, -108,900, -34100, -2970, -9900, -1100। तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,08,570। 1,08,570 ये क्या चीज़ आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट, और साथ में हम कैरी डाउन ले जाएंगे, नीचे ले आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,08,570। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस और इधर हमारा इंडायरेक्ट रेवेन्यू वो दर्ज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग अब अपने यहाँ से P&L जिनके साथ हमने लिखा था उनको हम यहाँ पर लिखते हैं जी। सैलरीज़ हैं हमारे पास, इधर आ जाएंगी सैलरीज़। सैलरीज़ की अमाउंट है 13,200। फिर उसके बाद हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे 2,750 हैं। फिर उसके बाद हमारा डिस्काउंट है, और इसकी अमाउंट है 1,320। फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, और इसकी अमाउंट है 1,540। फिर उसके बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस 1,760। फिर उसके बाद हमारे पास ये बैड डेट्स की ट्रीटमेंट होंगे। ऑफिस रेंट है, बैड डेट्स को मैं एक दफ़ा छोड़ रहा हूँ, ऑफिस रेंट को ले रहे हैं कि जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ऑफिस रेंट जो है वो 2,860 है। और इसके अलावा अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे बैड डेट्स पे। बैड डेट्स को पहले सेट कर लेते हैं यहाँ पे जी। बैड डेट्स, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया जिसमें बैड डेट्स भी हैं, ओल्ड प्रोविजन भी दी गई है, फर्दर बैड डेट्स भी हैं और न्यू प्रोविजन भी है। तो ये हमने पढ़ा था कि केस नंबर हमारा 4 है। जब हमने बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स की लेक्चर पढ़ा था, उसकी एडजस्टमेंट सीखी थी, तो उसमें हमने 5 केसेस किए थे। तो ये हमारा केस नंबर 4 था जिसके अंदर ये 4 चीज़ें आ रही होती हैं। तो इसमें हम क्या करते होते हैं, हमने बैड डेट्स के अंदर जितने हमारे न्यू बैड डेट्स हो रहे हैं ये ऐड कर लेने हैं, न्यू प्रोविजन भी ऐड कर लेनी है, और फिर एट द एंड ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देना है यहाँ पे। तो बैड डेट्स कितने दिए गए हैं यहाँ पे, 660 है। इसमें हम ऐड कर लेंगे जो हमारे एडिशनल बैड डेट्स हो रहे हैं, एडिशनल बैड डेट्स, वो ये बताया गया कि 660 मज़ीद हो रहे हैं। ठीक है जी, इसको ऐड कर लेंगे। और जो हमारा मेंटेन प्रोविजन 5% ऑन डेटर दिया गया, ये न्यू प्रोविजन मेंटेन करने के लिए कहा गया, तो इसको भी हम कर लेंगे न्यू रिज़र्व ऑन डेटर, NROD। तो ये हमारी न्यू प्रोविजन जो है वो कितनी है, 5% है डेटर्स के ऊपर। तो डेटर्स पे हम 5% कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये जो फर्दर बैड डेट हो चुके हैं ये डेटर में से निकाल देंगे, क्योंकि अब हम ये तो कन्फर्म है ना कि ये नहीं मिलने, तो इन पे तो डाउट रहा ही नहीं है। तो जितने भी सन्डे डेटर हैं उसमें से जो कन्फर्म्ड हैं वो निकाल देंगे, और बाकी जो बचेंगे उस पर हम अपना डाउटफुल जो है वो जाहिर करेंगे कि कितने हमारे डाउटफुल जो हैं वो डेटर्स हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास डेटर्स जो हैं वो कितने हैं। पहले सन्ड्री डेटर्स हमारे पास थे 29,260 के, इसमें से जो मज़ीद कन्फर्म हो गए हैं कि नहीं मिलने वो 660 के हैं, तो 28,600 रह जाता है। बाकी
उस 28,600 पे हम लोग 5% जो है ना वो अप्लाई करेंगे। ये हमने 5% किस पे अप्लाई किया है, हमने क्या किया कि जो हमारे डेटर दिए 29,260 के हैं, इसमें से ये वाले 660 हमने निकाल दिए, तो बाकी जो बचे हैं वो हैं 28,600। अब इस पे हमने 5% जो है ना वो अपने जो डाउटफुल डेटर्स हैं वो भी निकाल देने। तो इस पे हम लोग 5% अगर लें तो वो बनते हैं 1,430। तो वो 1,430 हमारी न्यू प्रोविजन है। तो इधर आ जाएगा 1,430, ये न्यू प्रोविजन है। लेकिन हमने पहले प्रोविजन कितनी मेंटेन कर रखी थी, हमने पहले प्रोविजन बना रखी थी कि 880 पे हमें डाउट है, लेकिन एक्चुअली डाउट 1,430 पे है। तो हमने न्यू को जब कंसीडर करना है तो ओल्ड को फिर हमने निकाल देना है। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ये कितना बनता है, इसमें प्लस करते हैं 660 प्लस 660, तो ये बने 2,750। अब इसमें से माइनस कर देंगे जो ओल्ड प्रोविजन है, OROD, ओल्ड रिज़र्व ऑन डेटर्स, वो कितने हैं 880 है। तो इसमें से 880 हम निकाल देते हैं, इसमें से माइनस 880, तो वो बनेंगे 1,870। तो इस बात की आपको समझ आ गई। अच्छा, अगर आपको ना समझ आ रही हो तो आप इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं पहले उसको अगर आप कंसीडर करें तो ये देखें ये किस से शुरू हो रहा है, ये BAN और O। तो अब यहाँ से भी याद रख सकते हैं, ये इसे हम बानो फार्मूला कह सकते हैं याद रखने के लिए। अब किसी लेडी का नाम बानो हो सकता है, लेकिन ये आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि जो बैड डेट्स प्लस एडिशनल प्लस न्यू प्रोविजन और एंड पे माइनस ओल्ड प्रोविजन। तो ये हमने इस तरीके से बैड डेट्स की ट्रीटमेंट कर ली। अब हम इधर आ जाते हैं कि जिन पे हमने ये नंबर लगाए हुए थे इनके इफ़ेक्ट्स इधर आने थे, क्या वो आ चुके हैं। प्लांट एंड मशीनरी पे अभी हमने कोई डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन वाली सारी रहती है, स्टॉक हो चुका है, ये वाला डेप्रीसिएशन वाला रहता है अभी तक। अब डेप्रीसिएशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इस पर। जगह कम होने की वजह से हम क्या करते हैं कि इसको बैलेंस शीट को एक दफ़ा यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसी को हम लोग शीट सेकंड जो है ना वो बना लेते हैं अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, बैलेंस शीट हम बाद में बना लेंगे। तो अभी हमने डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करनी है इस पर। तो डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, पहले हम लोग इन पे देखते हैं किस किस पे डेप्रीसिएशन हमें दी गई है। डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 33 × 1/3% है, फर्नीचर पे 10% है और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे 5% है। तो हम लोग डेप्रीसिएशन ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, प्लांट एंड मशीनरी में हमारी दो एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, सेकंड भी और थर्ड भी। सेकंड क्या है कि हमने 15,400 की एक मशीन ख़रीदी थी जिसे हम लोग लिखना बिल्कुल भूल गए। तो जो ये प्लांट एंड मशीनरी 99,000 की दी हुई है, इसमें ये 15,400 शामिल नहीं है। इसको अब हमने शामिल करना है, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन लेनी है। ये बात याद, सिर्फ 15,400 ही शामिल नहीं करना, बल्कि जो इस पर इरेक्शन चार्जेज आए थे वो भी इसी मशीन का हिस्सा है। यानी ये जो न्यू मशीन थी, ये वाली, ये न्यू मशीन, ये इसकी जो वैल्यू है वो 15,400 नहीं है, बल्कि 15,400 प्लस 1100, इन दोनों को मिला के जो वैल्यू बनेगी वो न्यू मशीनरी बनती है। तो वो कितनी बनती है 16,500। तो ये न्यू मशीन 16,500 की थी, जो लिखना भूल गए थे, उसे अब हमने इसमें शामिल करना है, फिर हमने डेप्रीसिएशन लेनी है। तो देखिए ज़रा, 99,000 है हमारे पास पहले वाली मशीन, इसमें हमने 16,500 की न्यू मशीन डाल दी। तो ये अब कितनी की मशीन बन गई, टोटल वैल्यू जो प्लांट एंड मशीनरी की बनती है वो बनती है 99,000 प्लस 16,500, तो ये बनती है 1,15,500। अब इस पे हमने डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है कितने परसेंट, 33 × 1/3%। तो ये देखते हैं कि कितनी आती है। इस पे हमने मल्टीप्लाई किया, ये बनता है 38,499.999999। तो इसे हम 38,500 कह लेते हैं कि इस पर डेप्रीसिएशन 38,500 आ गई। ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन हो गया। फर्नीचर पे आ जाएगी डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन 10% है। तो फर्नीचर यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर दिया गया था 5,500 का 10%, 550 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे 5% है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो 66,000 की है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो 66,000 पे हम लोग 5% लेंगे, तो ये आ जाएगा 3,300। इसके अलावा अब आ जाते हैं जी तीसरी, पहली एडजस्टमेंट का भी हो गया, दूसरी का भी हो गया, तीसरी का भी। चौथे में लूज़ टूल्स अब 1760 के रह गए हैं। पहले लूज़ टूल्स हमारे पास कितने के थे, 2200 के थे। ये चौथी एडजस्टमेंट यहाँ पे आ रही है। तो 2200 का हमारे पास बैलेंस था शुरू में, और एंड पे हमारे पास बैलेंस जो स्टॉक टेकिंग की तो वह 1760 के रह गया। तो 440 कहाँ गया, वो डेप्रीशिएट हो गया।
तो इसी तरीके से डेप्रिसिएशन जो है वो ऑन लूज टूल्स जो है वो भी आ जाएगी यहाँ पे 440। चौथी एडजस्टमेंट भी होगी। पांचवी एडजस्टमेंट हम लोग पहले कर चुके हैं प्रोविजन वाली, छठी भी कर चुके हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास क्या है कि एक चीज़ हमने सर्कल की थी कि ये 10% जो हमने लोन वसीम को दिया हुआ है, ये हमने चेक करना है कि ये 44,000 पे 10% 4,400 बनता है, लेकिन उस पर हमें मिला कितना हुआ है, 1,100 मिला हुआ है। तो 3,300 अभी तक उसको मिलने वाला रहता है। ये हमारा इंडायरेक्ट रेवेन्यू है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,100। और इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि ये टोटल 10% बनता है, और 10% अगर 44,000 का निकाला जाए तो वो 4,400 बनता है। उसमें से 1,100 का मिला है, 3,300 अभी तक मिलने वाला रहता है। तो ये आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट जो रिसीवेबल है अभी तक, ये टोटल 4,400 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको सम करके इसका जो है वो नेट प्रॉफिट निकालते हैं और फिर मैनेजर की कमीशन की तरफ जाएंगे। 1,08,570, इसमें हमने ऐड किए 4,400, तो ये बन गया 1,12,970। 1,12,970 इधर भी आ जाएगा 1,12,970। अब इसमें से इन सब को हम माइनस करते हैं, तो माइनस इसमें से करें जी 13,200 माइनस 27,50 माइनस 13,20 माइनस 15,40 माइनस 17,60 माइनस 28,60 माइनस 18,70, फिर 38,500, फिर उसके बाद 550, फिर 3,300, फिर उसके बाद 440। तो ये आ जाता है हमारे पास 44,880। नेट प्रॉफिट जो है कमीशन देने से पहले कितना आ गया, 44,880। अब हमने मैनेजर को कमीशन देनी है और वो बताया गया कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट वो लें जो कमीशन चार्ज करने के बाद आता है, लेकिन अभी हमें तो नहीं मिल सकता मैनेजर की कमीशन के बाद प्रॉफिट क्या आना है, लेकिन हमें ये पता है कि ये वाला जो प्रॉफिट है इसमें मैनेजर की कमीशन 10% शामिल है। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जहाँ भी आए तो हम क्या करते हैं, 10/110, 5/105, जितने परसेंट हो ओवर में 100 में उसको ऐड कर देते होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब मैनेजर की कमीशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 44,880 ज़रब 10/110 करेंगे, ज़रब 10/110, तो ये आता है 4080। तो मैनेजर की कमीशन आ गई 4080। अब हमने इसी 44,880 में से ये मैनेजर की कमीशन निकाल देंगे तो हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो आ जाएगा। इसमें से 4080 माइनस किया तो बाकी आ गया 40,800। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बन गया 40,800। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे। इसको हम साफ़ कर देते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। इससे बैलेंस शीट की जैसे कि आपको पता है कि दो साइड्स होती हैं, एक साइड पे हम एसेट्स दर्ज करते हैं और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ दर्ज करते हैं। तो ये चलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड को सामने रखते हुए हम लोग मिस्टर आरिफ की बुक्स में से बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग इधर देखें तो यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स, इसके बाद हम लोग फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ आएंगी और फिर जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आएंगी। ठीक है जी। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस को देखते जाते हैं, जो फिगर्स हैं ट्रायल बैलेंस की, और इसको यहाँ पे पुट करते जाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटल। कैपिटल को हम लोग कहाँ लिखते होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर लिखते होते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले जी, कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट है 2,28,800। अब इसके ट्रीटमेंट कैपिटल के कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट इसमें हम ऐड करते होते हैं। नेट प्रॉफिट कितना आया था, 40,800 आया था। इसमें जमा कर लेते हैं इसको, 2,28,800 और इसमें हम जमा करेंगे 40,800। तो ये हमारे पास बन जाता है 2,69,600, 2,69,600। और फिर इसमें से हम लोग माइनस कर देते होते हैं ड्राइंग्स। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग्स ही हैं 13,200 की, इनको हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस कर देते हैं 13,200, तो ये आ जाएगा 2,56,400। कैपिटल भी हो गया, ड्राइंग्स भी होगी। आगे आ गया प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है,
फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारी एडजस्टमेंट इसमें 2 और 3 है। 2 के अंदर हमने देखा था कि एक मशीनरी थी जिसमें 15,400 कॉस्ट थी और इरेक्शन चार्जेस उसके 1100 थे। तो ये टोटल 16,500 रुपये की मशीनरी इसमें ऐड नहीं हुई, वो हमने पहले इसमें ऐड कर देनी है। 99,000 प्लस 16,500, तो ये बन गई 1,15,500। और फिर तीसरी एडजस्टमेंट भी इसके साथ है, इसमें से डेप्रिसिएशन हमने माइनस करनी है, डेप्रिसिएशन। अब आप देखिए हमने इस 15,500 पे 33 × 1/3% डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले से कैलकुलेटेड है, तो यहाँ हम बेशक दोबारा भी कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास आई थी 38,500, 38,500। ये इसमें से निकाल देंगे 1,15,500, इसमें से 38,500 निकाल दिए तो बाकी 77,000 आ गए। ये हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी होगी। आगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, ये भी फिक्स्ड एसेट है। यहाँ आ जाएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इसकी अमाउंट है 66,000, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब 66,000 फ्री होल्ड जो प्रॉपर्टी थी उस पर देखें डेप्रिसिएशन हमारे पास थी 5%। ये पहले से कैलकुलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम यहाँ पर वैसी दवा वहाँ से वैल्यू जो है वो देख के यहाँ लिख सकते हैं। इसका 5% जो है वो 3,300 आया था, 3,300। ये इसमें से निकाल देते हैं तो बाकी जो बचती है वैल्यू वो 62,700 बचती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी होगी। परचेजेज ट्रेडिंग अकाउंट में जा चुकी हैं, ये भी जा चुके हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस फर्नीचर आ गया जी, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है 5,500 है, इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। फर्नीचर जो था उसको डेप्रिशिएट किया था 10% से, तो 550 आया था डेप्रिसिएशन इस पर। तो 5,500 में से 550 निकल गया, तो ये आ गया 4,950 जी। फर्नीचर भी हो गया, डिस्काउंट लिखा जा चुका है। डेटर्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं, तो यहाँ हम लोग डेटर लिख लेते हैं। डेटर्स जो है वो कितने हैं, 29,260। लेकिन इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 है। 5 में फर्दर कुछ बैड डेट्स हुए थे 660 के, और 6 के अंदर हमने प्रोविजन मेंटेन की थी डाउटफुल डेट्स के लिए 5% की। तो ये दोनों यहाँ से लेस होने हैं, तो इसमें से माइनस कर देते हैं जो एडिशनल बैड डेट्स हुए थे 660। तो फिर हमने प्रोविजन भी इसमें से माइनस करनी। 29,260 में से 660 निकाले थे तो 28,600 रह गए थे। उस पर हमने 5% प्रोविजन क्रिएट की थी, तो वो हमारे पास बनी थी 1,430। उसको भी हमने इसमें से माइनस करना, माइनस न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेट्स की। तो ये दोनों इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग। 1,430 भी इसमें से माइनस कर देंगे, 1,430। तो बाकी रह जाएंगे 27,170। ये हमारे गुड डेटर्स हैं। जो बैड डेट्स दिए हुए थे और जो हमारी ओल्ड प्रोविजन थी, ये दोनों का एक ही ट्रीटमेंट था और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो चुका है। एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट होते हैं, तो अभी इसके दोनों इफेक्ट हो गए। आगे चलते हैं जी। डेटर्स हो गया। लोन टू वसीम, इस पर इंटरेस्ट हम चूँकि उससे ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही हम इसको लेके चलेंगे। यहाँ आ जाएगा लोन टू वसीम और इसकी अमाउंट है 44,000। 10% इसमें हमने उससे इंटरेस्ट लेना था, 1100 ले चुके हैं। इसका 10% हमने कैलकुलेट किया था तो 4,400 बना था, जिसमें से 1,100 ले लिया, 3,300 भी रिसीवेबल था, तो इसमें ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 3,300। तो 44,000 के अंदर ये ऐड करें तो 47,300 बन जाएगा। लोन भी हो गया। कैश एट बैंक हमारा करंट एसेट होता है, कैश एट बैंक, और इसकी अमाउंट है 29,260। ये भी हो गया। बिल पेएबल हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती है, बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, और इसकी अमाउंट है 5,500। करंट बिल पेएबल हो गया। सेल्स लिखी जा चुकी हैं। स्टॉक से याद आया कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको हमने अपना करंट एसेट बनाना होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है 72,600। स्टॉक भी हो गया। वेजेस हो चुकी हैं। क्रेडिटर्स हमारी करंट लाइबिलिटी होते हैं, तो यहाँ क्रेडिटर्स आ जाएंगे करंट लाइबिलिटी में, और क्रेडिटर्स की अमाउंट है 44,000।
क्रेडिटर्स भी हो गए, पोस्टेड टेलीग्राम, ये खर्चे हैं, ये सारे लिखे जा चुके हैं। लूज टूल्स हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो इधर आ जाएंगे लूज टूल्स। लूज टूल्स हैं 2200 और इस पर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की थी। हमें बताया गया था कि लूज टूल साल के एंड पे 1760 के रह गए थे, तो ये 1760 इधर वाला फिगर दिया होता, तो हमने 2200 और 1760 का डिफरेंस लिया था, तो वो डेप्रिसिएशन बनी थी 1760। तो ये 440 हमने इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी। ठीक है जी। लूज टूल्स भी हो गए, ये हो गया। प्रोविजन हम लिखते नहीं, इंटरेस्ट लिखा जा चुका है। कैश इन हैंड करंट एसेट होता है, तो इधर आ जाएगा कैश इन हैंड और उसकी अमाउंट है 2640। तो जितने भी फिगर्स हमें यहाँ दिए गए थे उन सब पे मैंने टिक लगा दी कि कोई भी हमारा मिसिंग नहीं है। अब देखें इधर एडजस्टमेंट में आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक लिखा जा चुका है, हो गया ट्रीटमेंट। मशीनरी नहीं लिखी हुई थी, यहाँ पे लिख लिया, हो गया ट्रीटमेंट। डेप्रिसिएशन तीनों एसेट पे लेगी, हो गया ट्रीटमेंट। लूज टूल्स की डेप्रिसिएशन होगी, न्यू प्रोविजन की भी होगी, हमने बैड डेट्स जो एडिशनल किए थे वो भी हो गए। सिर्फ और सिर्फ ये रह गई है मैनेजर की कमीशन जो हमने निकाली थी कि वो इसको हमने पेएबल होती है ये, और जो पेएबल होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो ये करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। मैनेजर कमीशन पेएबल वो हमने कैलकुलेट की थी जब कल, तो वो बनी थी 4080। अब सारी चीज़ें हम लोग दर्ज कर चुके हैं, तो अब हमने इनका बस टोटल करना है, तो हमारी बैलेंस शीट कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसका टोटल कर लेते हैं पहले। इधर का टोटल किया ये 5500, इसमें ऐड किए 44,000, इसमें 4080 ऐड किए और फिर 256,400 ऐड किए, तो ये बना 309980। ठीक है जी, इसका टोटल ये आ गया। अब इसका टोटल कर लेते हैं कि ये भी उतना ही आता है या नहीं आता, चेक करते हैं। 27170 प्लस 29260 प्लस 72600 प्लस 2640 प्लस 77,000 प्लस 62700 प्लस 4950 प्लस 47300 प्लस 1760। इसका टोटल आ गया हमारे पास 3,25,380। लेकिन इधर तो टोटल आया था 3,09,980। इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, कोई एडजस्टमेंट हमारी रह गई होगी। देखते हैं कितने की रह गई। इसमें से डिफरेंस अगर हम लें 3,09,980, 15,400 का डिफरेंस जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। तो 15,400 जो है वो देखिए ज़रा, ये फिगर आपको नज़र आ रहा है 15,400। जो मशीनरी का हमने लिखना था वो अभी तक रह गया था 15,400, और यहाँ लिखा भी हुआ है बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज नो पेमेंट वाज मेड फॉर इट। तो 15,400 की अभी तक हमने पेमेंट नहीं की हुई थी, इसलिए ये अभी पेएबल है। और वेजेस को हमने रिकॉर्ड कर लिया हुआ था, वेजेस यानी इरेक्शन चार्जेस हमने पे कर दिए हुए हैं, लेकिन जिससे मशीनरी खरीदी है उसकी पेमेंट अभी रहती है, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग इसको ले आएंगे इधर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्लांट एंड मशीनरी 15,400। तो अब ये हमारा एग्जैक्टली टोटल वही आ गया जो इधर आया था 3,25,380। तो इस तरीके से हम लोग अपनी बैलेंस शीट तैयार करते होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमने एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लिया और इसके अंदर हमने 7 एडजस्टमेंट्स देखी और उसकी मदद से हमने ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया।